23 अक्टूबर 2011 पूरी दुनिया की मीडिया की नजर एक छोटे से अफ्रीकी देश लीबिया पर टिकी हुई थी। एक आदमी जिसने 42 साल तक अपने देश पर राज किया, जिसके एक फैसले से पूरी दुनिया के तेल के दाम में हिल जाते थे, जिसे कुछ लोग अफ्रीका का शेर कहते थे, तो कुछ लोग उसे दुनिया का सबसे खतरनाक तनाशा मानते थे। वह अब जिंदा नहीं था। कुछ ही घंटे पहले एक भीड़ ने उसे पकड़ लिया था। वह कभी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के काफिले में चलता था, लेकिन उस दिन वह एक टूटी हुई नाली यानी ड्रेनेज पाइप में छिपा हुआ था। और कुछ ही मिनटों बाद गोलियों की आवाज आई और 42 साल तक सत्ता पर बैठा इंसान इतिहास बन चुका था। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या असली सवाल तो अब शुरू होता है। क्या मुअम्मर गद्दाफी सच में एक निर्दयी तानाशाह था, या क्या वह ऐसा नेता था जिसने अपने देश को गरीबी से निकालकर अफ्रीका के सबसे अमीर देशों में शामिल कर दिया। आखिर क्यों आज भी लाखों लोग उसकी तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतरते हैं, और क्यों पश्चिमी देशों के लिए वो हमेशा एक खतरा बना रहा। दोस्तों, आज हम किसी की तारीफ करने नहीं आए हैं और न ही किसी को खलनायक साबित करने आए हैं। आज हम जानेंगे एक ऐसे इंसान की पूरी कहानी जिसका नाम लेते ही दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है, और यह कहानी है मुअम्मर गद्दाफी की कहानी। 7 जून 1942 उत्तरी अफ्रीका, लीबिया का एक छोटा सा रेगिस्तानी इलाका। न बिजली, न पक्के घर, न आधुनिक शहर, बस दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान और खानाबदोश कबीलों की जिंदगी। इसी रेगिस्तान में एक बेहद साधारण परिवार में जन्म हुआ मुअम्मर मोहम्मद अबू मिनियार अल गद्दाफी का। उसका परिवार बेहद ही गरीब था। उनकी आय का मुख्य साधन था ऊंट और बकरियां चराना। आज जिस व्यक्ति के पास अरबों डॉलर की संपत्ति होने के आरोप लगाए जाते हैं, उसने अपना बचपन रेत, धूल और तंगहाली के बीच बिताया था। लेकिन कई बार इतिहास बदलने वाले लोग महलों में नहीं, झोपड़ियों में ही पैदा होते हैं। गद्दाफी के बचपन का लीबिया आज के लीबिया जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उस समय यह देश विदेशी प्रभाव और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। तेल की खोज शुरू हो चुकी थी, लेकिन आम लोगों तक उसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा था। देश की संपत्ति सीमित लोगों के हाथों में सिमटी हुई थी, और बड़ी शक्तियां लीबिया के रणनीतिक स्थिति और संसाधनों में गहरी रुचि रखती थी। यही माहौल एक युवा गद्दाफी के मन में यह सवाल पैदा कर रहा था कि अगर हमारा देश इतना समृद्ध हो सकता है, तो हमारे लोग गरीब क्यों हैं? यही सवाल आने वाले वर्षों में उसकी सोच और राजनीति की दिशा तय करने वाला था। स्कूल के दिनों में गद्दाफी की मुलाकात हुई मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर के विचारों से। नासिर उस दौर में अरब दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। वे राष्ट्रीय स्वाभिमान, विदेशी दखल के विरोध और अरब एकता की बात करते थे। इन विचारों का गद्दाफी पर गहरा असर पड़ रहा था, और धीरे धीरे वह सिर्फ पढ़ाई करने वाला छात्र नहीं रहा, बल्कि देश के भविष्य के बारे में सोचने वाला अब युवा बन गया। उसके मन में एक सपना जन्म ले चुका था, एक दिन लीबिया बदलेगा। और वो सपना था कि एक दिन लीबिया बदलेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस सपने की कीमत पूरी दुनिया की राजनीति बदल देगी। अब जरा आप एक पल के लिए ये सोचो कि एक गरीब चरवाहे का बेटा अब सेना की ओर बढ़ रहा था। उसे लगता था कि अगर देश बदलना है तो सिर्फ भाषणों से नहीं,
बल्कि सत्ता तक पहुंचकर। लेकिन क्या वह चुनाव जीतकर सत्ता में आएगा या बंदूक के दम पर इतिहास बदल देगा? और यहीं से शुरू होती है 1969 की वह क्रांति जिसने लीबिया की दिशा हमेशा के लिए ही बदल दी। अब समझने वाली बात है कि एक गरीब बेडुइन परिवार का लड़का जिसने बचपन में गरीबी देखी, जो रेगिस्तान में पला बढ़ा, अब उसके सामने सिर्फ एक सपना था, और वो सपना था लीबिया को बदलने का। लेकिन देश बदलने के लिए न उसके पास कोई राजनीतिक पार्टी थी, न कोई बड़ा परिवार, न कोई अरबपति समर्थक। उसके पास अगर था तो सिर्फ एक यूनिफॉर्म और एक उसका सपना। फिर साल आया 1963। गद्दाफी ने लीबिया की रॉयल मिलिट्री अकादमी में प्रवेश लिया। उस समय देश पर शासन था राजा इद्रिस प्रथम का। राजा की उम्र बढ़ चुकी थी और उनकी सरकार पर अक्सर भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कमजोरी और तेल से होने वाली आय और उनकी सरकार पर अक्सर भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कमजोरी और तेल से होने वाली आय का लाभ आम जनता तक न पहुंचाने जैसे आरोप लगते थे। सेना के कई युवा अधिकारी मानते थे कि देश में बदलाव की जरूरत है, और गद्दाफी भी उन्हीं में से एक था। लेकिन वह सिर्फ शिकायत नहीं करता था, वह योजना बना रहा था, गुप्त संगठन की शुरुआत। और धीरे धीरे गद्दाफी ने अपने भरोसेमंद सैन्य अधिकारियों का एक छोटा सा समूह तैयार किया। यह समूह बाद में फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट के नाम से जाना गया। नाम नया नहीं था, मिस्र में भी इसी नाम के अधिकारियों ने सत्ता परिवर्तन किया था, और गद्दाफी उस इतिहास से प्रेरित था। रात के अंधेरे में छोटी छोटी गुप्त बैठकें होती थी, नक्शे बनते थे, योजनाएं तैयार होती थी, और हर सदस्य से सिर्फ एक वादा लिया जाता था कि अगर मिशन असफल हुआ तो कोई पीछे नहीं हटेगा। फिर 1 सितंबर 1969, वह रात जिसने इतिहास बदल दिया। राजा इद्रिस इलाज के लिए विदेश गए हुए थे। देश अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन उस रात सेना की कुछ टुकड़ियां अचानक सक्रिय हो गई। रेडियो स्टेशन, सैन्य मुख्यालय और सरकारी इमारतें एक एक करके नियंत्रण में ली जाने लगी। और दिलचस्प बात यह थी कि कई जगह लगभग बिना बढ़े संघर्ष के नियंत्रण स्थापित हो रहा था। सुबह होते होते रेडियो पर एक घोषणा हुई, राजाशाही समाप्त हो चुकी है। और सिर्फ 27 साल का एक युवा अधिकारी पूरे लीबिया की सत्ता के केंद्र में आ चुका था। दुनिया हैरान रह गई। कई देशों को शुरुआत में समझ ही नहीं आया कि आखिर यह गद्दाफी है कौन। ना वो किसी बड़े राजनीतिक परिवार से था, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय चेहरा। लेकिन कुछ ही महीनों में उसने ऐसे ऐसे फैसले लेने शुरू किए जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और उन फैसलों में पहले सबसे बड़े फैसले, सत्ता संभालने के बाद गद्दाफी ने घोषणा की कि लीबिया अपनी नीतियां खुद तय करेगा। उसने विदेशी सैन्य अड्डों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की और तेल उद्योग में सरकार की भूमिका बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए। उसका तर्क था कि अगर तेल लीबिया की धरती से निकलता है तो उसका सबसे बड़ा लाभ भी लीबिया को ही मिलनी चाहिए। यह सोच देश के कई लोगों को पसंद आई, लेकिन विदेशों में कई सरकारें उसकी नीतियों को चिंता की नजर से देखने लगी थी। अब सवाल यह था कि क्या जनता उसके साथ थी? शुरुआती वर्षों में कई लीबियाई नागरिकों ने गद्दाफी का स्वागत किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अब तेल की दौलत का फायदा आम लोगों तक पहुंचेगा। हालांकि समय के साथ उसकी सरकार पर विपक्ष को सीमित करने, असहमति पर सख्ती और सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करने जैसे आरोप लगने लगे। यहीं से गद्दाफी की छवि दो हिस्सों में बंटने लगी। एक वर्ग के लिए वह बदलाव लाने वाला नेता था, तो दूसरे वर्ग के लिए वह धीरे धीरे एक सख्त शासक बनता जा रहा था।
अब गद्दाफी सत्ता में था, लेकिन सत्ता हासिल करना आसान था, लेकिन उसे 42 साल तक संभाल कर रखना असल चुनौती थी। अगले कुछ वर्षों में लीबिया में ऐसे बदलाव हुए जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी, जैसे मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, तेल से बढ़ती आय और एक ऐसा सपना जिसमें गद्दाफी सिर्फ लीबिया नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका की राजनीति बदलना चाहता था। लेकिन क्या यह वही दौर था जब उसकी सबसे बड़ी ताकत धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने लगी? अब एक विश्लेषण के तौर पे आप इसे देखिए कि 1969 और एक युवा सैन्य अधिकारी ने सत्ता संभाली। अब सबकी नजर सिर्फ एक सवाल पर थी कि क्या गद्दाफी भी बाकी शासकों की तरह सिर्फ कुर्सी बचाएगा या सच में लीबिया बदल देगा? अगले कुछ सालों में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब लीबिया दुनिया के उन देशों में था जहां तेल के विशाल भंडार मौजूद थे, लेकिन तेल होने का मतलब यह नहीं कि हर नागरिक अमीर हो जाए। गद्दाफी का मानना था कि अगर प्राकृतिक संसाधन देश के हैं तो उनका लाभ भी ज्यादातर देश के लोगों तक पहुंचना चाहिए। उसकी सरकार ने तेल से होने वाली आय में राज्य की भूमिका बढ़ाई और उसी आय का बड़ा हिस्सा विकास योजनाओं में लगाने की कोशिश की, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। गद्दाफी के शासनकाल में सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर खूब जोर दिया। नई स्कूलें, इमारतें बनी, विश्वविद्यालयों का विस्तार हुआ और स्वास्थ्य ढांचे में भी निवेश किया गया। समर्थकों का दावा था कि इन कदमों से कई लोगों का जीवन स्थितियों में सुधार आएगा। हालांकि आलोचकों का कहना था कि इन उपलब्धियों के साथ साथ राजनीतिक स्वतंत्रता सीमित होती जा रही थी। यही वो विरोधाभास था जिसने गद्दाफी को एक बेहद विवादित नेता बना दिया था। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान हो, पानी सबसे बड़ी चुनौती हो। ऐसे में गद्दाफी सरकार ने एक विशाल परियोजना शुरू की जिसे ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट कहा गया। इसका उद्देश्य था भूमिगत जल को पाइपलाइनों के जरिए दूर दराज के शहरों और खेती वाले इलाकों तक पहुंचाना। समर्थकों ने इसे इंजीनियरिंग का बड़ा कारनामा बताया, जबकि कुछ विशेषज्ञों ने इसकी लागत और दीर्घकालिक स्थिरता पर सवाल भी उठाए। लेकिन एक बात तय थी, इस परियोजना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। अब गद्दाफी की नजर सिर्फ लीबिया पर नहीं थी। धीरे धीरे गद्दाफी खुद को सिर्फ लीबिया का नेता नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका और अरब दुनिया में प्रभाव रखने वाला नेता के रूप में देखने लगा। वह अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की बात करता था और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पश्चिमी देशों की नीतियों की खुलकर आलोचना भी करता था। यहीं से उसका टकराव और गहरा होने लगा। लेकिन सवाल यह था कि अमेरिका से रिश्ते क्यों बिगड़े। 1970 और 1980 के दशक में अमेरिका और लीबिया के संबंध लगातार तनावपूर्ण होते गए। दोनों देशों के बीच कई गंभीर विवादें सामने आई। अमेरिका ने गद्दाफी सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का समर्थन करने जैसे कई आरोप लगाए गए और वहीं गद्दाफी इन आरोपों को खारिज करता रहा और पश्चिमी देशों पर अपने क्षेत्रीय हितों के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाता रहा। तनाव इतना बढ़ा कि आर्थिक प्रतिबंध तक लगा दिए गए और दोनों देशों के रिश्ते वर्षों तक बेहद खराब रहे। काफी बदल गया था या यह सिर्फ परिस्थितियों का दबाव था? 21 दिसंबर 1988 स्कॉटलैंड के आसमान में रात बिल्कुल सामान्य थी। लोग अपने घरों में थे। क्रिसमस आने वाला था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद आसमान में एक जबरदस्त धमाका हुआ। पैन एम फ्लाइट 103 हवा में ही विस्फोट का शिकार हो गई। विमान में मौजूद यात्री और चालक दल के सारे सदस्य मारे गए और मलबा स्कॉटलैंड के लोकर बाई कस्बे में गिरा, जहां जमीन पर कई लोगों की जान चली गई। कुल 270 लोगों की मौत हुई। यह उस दौर की सबसे भयावह अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में से एक थी।
लेकिन इस घटना का नाम कुछ ही समय बाद लीबिया और मुअम्मर गद्दाफी से जोड़ा जाने लगा। जांच एजेंसियों ने वर्षों तक जांच की। अमेरिका और ब्रिटेन ने आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे लीबियाई खुफिया तंत्र से जुड़े लोग थे और लीबिया ने शुरुआत में इन आरोपों से इनकार किया। मामला बेहद जटिल और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ था। बाद के वर्षों में 2 संदिग्ध लीबियाई और अधिकारियों पर मुकदमा चला। उनमें से एक को दोषी ठहराया गया जबकि दूसरा बरी हो गया। और आज भी इस मामले में कई पहलुओं पर इतिहासकारों और विशेषज्ञों की बीच बहस जारी है। इस विवाद के बाद संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया पर कड़े प्रतिबंध लगाए। हवाई सेवाएं प्रभावित हुई, विदेशी निवेश कम हुए, अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने लगा। जो देश कभी तेल की समृद्धियों के लिए जाना जाता था, अब अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का सामना कर रहा था। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद वैश्विक राजनीति का माहौल भी बदल गया था। इसी दौर में गद्दाफी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की, कुछ प्रतिबंधित कार्यक्रमों को समाप्त करने की घोषणा की और पश्चिमी देशों के साथ संवाद बढ़ाया। धीरे धीरे कई प्रतिबंध हटने लगे, विदेशी कंपनियां फिर से लीबिया आने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे मानो वर्षों की दुश्मनी अब खत्म हो रही हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2009, 2010 सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। तेल का व्यापार चल रहा था, गद्दाफी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिखाई दे रहा था और बहुत से लोगों को लगा कि अब उसका शासन लंबे समय तक चलने वाला है। लेकिन इतिहास का पहिया बहुत तेजी से घूमने वाला था। एक युवा फेरी वाले मोहम्मद बouazizi ने सरकारी उत्पीड़न से परेशान होकर आत्मदाह कर लिया और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। फिर ट्यूनीशिया, मिस्र, यमन, बहरीन, सीरिया और धीरे धीरे यह लहर लीबिया तक पहुंच गई। दुनिया इसे आज अरब स्प्रिंग के नाम से जानती है। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह आंदोलन 42 साल पुराने शासन को भी हिला देगा। लेकिन लीबिया की सड़कों पर हजारों लोग उतर चुके थे। कुछ लोग बदलाव चाहते थे तो कुछ अब भी गद्दाफी के समर्थन में थे। देश धीरे धीरे 2 हिस्सों में बढ़ता जा रहा था और गद्दाफी ने टीवी पर आकर कहा, मैं लीबिया नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब फैसला सिर्फ लीबिया के लोगों के हाथ में नहीं था। कुछ ही दिनों बाद दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य ताकत नाटो इस युद्ध में उतरने वाली थी और यहीं से शुरू होने वाला था गद्दाफी के जीवन का सबसे खतरनाक अध्याय। फरवरी 2011 लीबिया, जहां पिछले 42 वर्षों से सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, वो नाम था मुअम्मर गद्दाफी का। लेकिन अब वही देश आग की लपटों में घिर चुका था। सड़कों पर प्रदर्शन, हाथों में झंडे, चारों तरफ गोलियों की आवाज और एक सवाल, क्या गद्दाफी का अंत अब तय हो चुका है? शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि जैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुई है। लोग राजनीतिक बदलाव, अधिक अधिकार और शासन में सुधार की मांग कर रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों में स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। कई शहरों में सरकारी बलों और सशस्त्र विद्रोही समूहों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। अब यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं था, यह गृह युद्ध में बदल चुका था। गद्दाफी का संदेश टीवी पर आकर गद्दाफी ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और उसने कहा कि वह सत्ता छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसका दावा था कि देश के खिलाफ बाहरी ताकतें और सशस्त्र समूह साजिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उसके विरोधियों का कहना था कि अब बदलाव का समय आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसका उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना था। इसके बाद नाटो ने लीबिया में सैन्य अभियान शुरू किया। हवाई हमले किए गए, सरकारी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया
सरकारी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और युद्ध का संतुलन बदलने लगा। नाटो का कहना था कि उसका उद्देश्य नागरिकों की रक्षा करना है, लेकिन बाद में इस अभियान को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस हुई। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि इस हस्तक्षेप ने युद्ध की दिशा बदल दी, जबकि कुछ का मानना था कि इसके बाद लीबिया में अस्थिरता और बढ़ गई। एक एक करके शहर हाथ से निकलने लगे। गद्दाफी की सेना लगातार दबाव में थी। विद्रोही समूह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जो शहर कभी पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में थे, अब एक एक करके हाथ से निकलने लगे। राजधानी त्रिपोली भी आखिरकार विद्रोहियों के नियंत्रण में आ गई, लेकिन गद्दाफी अभी भी पकड़ा नहीं गया था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर गद्दाफी कहां गया। दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां, मीडिया और विद्रोही सब उसे खोज रहे थे, लेकिन 42 साल तक सत्ता पर राज करने वाला यह शख्स मानो हवा में ही गायब हो गया था। फिर 20 अक्टूबर 2001 स्थान सिरते। यह वही शहर था जिसे गद्दाफी अपना गढ़ मानता था, और रिपोर्ट के अनुसार वह अपने समर्थकों के साथ शहर छोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसके काफिले पर हवाई हमला हुआ। इसके बाद भागने की कोशिश में वह एक ड्रेनेज पाइप के पास छिपा मिला। इसके बाद जो हुआ उसके वीडियो पूरी दुनिया में फैल गए। उसे भीड़ ने घेर लिया, मारपीट हुई और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की परिस्थितियों को लेकर आज भी अलग अलग रिपोर्टें और बहस मौजूद है। 42 साल तक जिस इंसान के आदेश पर पूरा देश चलता था, उसका अंत कुछ ही मिनटों की अराजकता में हो गया। ना कोई राष्ट्रपति भवन, ना कोई सैन्य परेड, ना कोई राजकीय सम्मान, सिर्फ कैमरों के सामने इतिहास का एक बेहद नाटकीय अंत। लेकिन क्या गद्दाफी की मौत के बाद लीबिया में शांति आ गई? क्या लोकतंत्र ने देश को स्थिर बना दिया, या जिस बदलाव का सपना देखा गया था वह एक नए संकट में बदल गया? यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब पूरी दुनिया के लिए एक सबक भी है। 20 अक्टूबर 2011 दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर एक ही खबर चल रही थी, मुअम्मर गद्दाफी इज डेड। कई देशों में इस खबर का स्वागत किया गया। कई जगहों पर इसके एक तानाशाह का अंत कहा गया। लेकिन लीबिया के अंदर कहानी बिल्कुल ही अलग थी, क्योंकि एक आदमी की मौत तो हो चुकी थी, लेकिन उसके साथ साथ देश की समस्याएं भी खत्म हो गई थी। या ये कहें कि असल मुश्किलें अब शुरू होने वाली थी। गद्दाफी के मौत के बाद लीबिया में एक नई सरकार बनाने की कोशिश शुरू हुई। लोगों को उम्मीद थी कि अब देश में लोकतंत्र आएगा, शांति आएगी और वर्षों का संघर्ष खत्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत उम्मीदों से कई ज्यादा कठिन निकली। देश के अलग अलग हिस्सों में कई सशस्त्र समूह सक्रिय हो गए। धीरे धीरे राजनीतिक संघर्ष और सुरक्षा संकट बढ़ता गया। एक देश, कई ताकतें, और कुछ समय बाद लीबिया में अलग अलग राजनीतिक और सैन्य गुटों के बीच टकराव और बढ़ने लगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न देशों ने अलग अलग पक्षों का समर्थन किया। इससे स्थिति और जटिल होती गई। तेल उत्पादन प्रभावित हुआ, अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा और आम नागरिकों की जिंदगी फिर से मुश्किल में होने लगी। तो सवाल है, क्या गद्दाफी के समर्थक सही थे? आज भी जब आप लीबिया की राजनीति पर नजर डालते हैं तो आपको दो बिल्कुल अलग राय सुनने को मिलती है। पहली राय कहती है कि गद्दाफी के दौर में कम से कम व्यवस्था थी। पहली राय कहती है कि गद्दाफी के दौर में कम से कम व्यवस्था थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा बेहद बेहतर थी। दूसरी राय कहती है कि व्यवस्था थी, लेकिन राजनीतिक आजादी सीमित थी और विरोध की गुंजाइश बहुत कम थी। यानी इतिहास आज भी गद्दाफी पर एक मत नहीं है। सबसे बड़ा सबक, गद्दाफी की कहानी
सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह सत्ता, विचारधारा, विदेश नीति, तेल, क्रांति और युद्ध की कहानी भी है। यह हमें सिखाती है कि किसी भी देश का इतिहास सिर्फ एक नेता से नहीं बनता, बल्कि जनता, संस्थाओं और समय तीनों से मिलकर बनता है। एक गरीब चरवाहे का बेटा जिसने रेगिस्तान से सफर शुरू किया और 42 साल तक सत्ता में रहा, दुनिया की महान शक्तियों से टकराया, कुछ लोगों के लिए विकास का प्रतीक बना तो कुछ के लिए कठोर शासक, और आखिरकार एक गृह युद्ध के बीच उसका अंत हो गया। लेकिन आज भी जब मुअम्मर गद्दाफी का नाम लिया जाता है तो दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। कुछ कहते हैं वह अपने देश का रक्षक था, तो कुछ कहते हैं वह एक तानाशाह था। और शायद इतिहास का सबसे ईमानदार जवाब यही है कि सच्चा इन दोनों दावों में से कहीं ज्यादा जटिल है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही गहरी, तथ्य आधारित और सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपकी नजर में मुअम्मर गद्दाफी कौन था, एक दूरदर्शी नेता, एक सख्त शासक या दोनों का मिश्रण।